नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश व्यास अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग फर्स्ट पढ़ा था और भाग फर्स्ट को पूरा किया था और अपन भाग सेकंड पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने मौलिक अधिकारों का सिर्फ पहले भाग के अंतर्गत क्या पढ़ा था? पहले भाग में मौलिक अधिकारों के परिचय के बारे में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार कौन के देश के संविधान से लिए हैं तथा मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और मौलिक अधिकार के साथ साथ अपन ने अधिकारों के प्रकार या अधिकार शब्द का भी अपन ने पारिभाषिक रूप से अध्ययन किया था। प्यारे दोस्तों मित्रों, तो इस शब्द का अर्थ अपन ने समझा, ये किस में समझा? अपन ने मौलिक अधिकारों के परिचय के अंतर्गत समझा था दोस्तों। जो इससे पहले की अपनी क्लास थी उसको अपन ने देखा था। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर, या अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ का जो ई शिक्षा के क्षेत्र में अपन जो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज का नाम से जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वाले दोस्तों को शेयर करें ताकि पटवार और रीट, बीएसटीसी, पीटीटी जो नज़दीकी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। प्यारे दोस्तों, चलो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मौलिक अधिकारों के भाग 2 में आज अपन पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ध्यान में रखते हुए पहला बिंदु ये ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में संख्या में कितने हैं दोस्तों? 6, या वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उल्लेखित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद ध्यान में रखना, आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में क्या क्वेश्चन पूछ ले प्यारे दोस्तों? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी दोस्तों। कुल संख्या कितनी थी? 7। पहला पॉइंट एक बार फिर से ध्यान से समझना, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यह मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों मित्रों? 6। दूसरा पॉइंट एक बार फिर समझना, मूल संविधान में आप लोगों से पूछ ले, मूल संविधान का मतलब जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने जो संविधान बनाया था उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था तब मौलिक अधिकारों की उन्होंने संख्या कितनी रखी थी दोस्तों? तो 7 संख्या रखी थी दोस्तों, 7। फिर दोस्तों एक और चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि एक अनुच्छेद 31 क्या है, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित था दोस्तों। क्या उल्लेखित था? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख प्यारे दोस्तों एक तो अनुच्छेद 19 में और एक अनुच्छेद 31 में और एक अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ में था प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखना, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख एक बार वापस समझा रहा हूँ। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ में था। इस संपत्ति के अधिकार को आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1978, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई एग्जामों में आया हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई, पीएम कौन था दोस्तों? मोरारजी देसाई के समय
इस 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से, तथा इसे कहाँ डाल दिया गया, इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। दोस्तों प्यारे मित्रों, इसे अनुच्छेद 300M में डाल दिया गया तथा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? विधिक अधिकार के तहत रखा गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अधिकार, मानव अधिकार, उसमें अंतर्गत अपन ने देखा कि मानव को मानव होने के नाते जो दिए गए अधिकार है वो मानव अधिकार कहलाए। फिर अपन ने पढ़ा मौलिक अधिकार क्या था। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार जिनका हनन होने पर न्यायपालिका में अपन शरण ले सकते हैं। आगे अपन दोस्तों आर्टिकल 13 पढ़ेंगे 13, तो उसको और अपन ध्यान से देखेंगे किस तरह न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। प्यारे दोस्तों, इसी कड़ी में अपन आगे देख रहे हैं विधिक अधिकार क्या होता है। विधिक अधिकार वह अधिकार है जिसका हनन होने पर उस देश के नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, अर्थात न्यायालय में जाकर याचिका दायर नहीं हो सकती है, या मैं कह सकता हूँ कि न्यायालय जिन अधिकारों का रक्षक नहीं है वो विधिक अधिकार कहलाएंगे, बल्कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपन आगे चलकर अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है न्यायपालिका। अगर कोई ऐसी विधि, ऐसा लॉ जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली बनी है, अर्थात संसद ने कोई ऐसी विधि या ऐसी लॉ बना दी जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, मौलिक अधिकारों को छीन रही है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत अपन 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकार की रक्षा न्यायपालिका नहीं करती है। और आप लोगों को बता देता हूं कि संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में क्या है, विधिक अधिकार है। कब से आया? 1978 से विधिक अधिकार बना। किस प्रधानमंत्री के समय बना? मोरारजी देसाई के समय बना। संविधान में संशोधन कौन से नंबर का हुआ? 44वें नंबर का हुआ, 44 अमेंडमेंट। कब हुआ? 1978 में हुआ। ये सारी तथ्य, सारे बातें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछी हुई है। ज़्यादातर यही बातें मौलिक अधिकारों से पूछी जाती है। आप लोगों को मेरी एक एक बात को ध्यान से समझना होगा दोस्तों। एक बार वापस, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 हैं। एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7। ध्यान में रखना दोस्तों, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया? अनुच्छेद 31 में जिसका उल्लेख था संपत्ति का अधिकार। इसी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 फर्स्ट ऐप में भी था। ठीक है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय इसे विधिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से समझ में आपको आई होगी। फिर दोस्तों इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं आपके 6, वो 6 मौलिक अधिकार प्यारे दोस्तों कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 और एक 6। दोस्तों कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, एक छोटी सी ट्रिक है। स, फिर आधा स, फिर नीचे स, फिर नीचे ये अनुस्वार वाला स। देखो यहाँ पर भी स, सड़क वाला, यहाँ आधा है, यहाँ देखो फिर अनुस्वार वाला स, यहाँ पर भी अनुस्वार वाला स। और इन सभी स का अपने को क्या करना है प्यारे दोस्तों? शोध करना है। क्या करना है? शोध करना है। इस ट्रिक के साथ आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, स से आपको क्या ध्यान में रखना है? समानता का
अधिकार। इसके लिए प्यारे दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान में रखना है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है दोस्तों। कई बार आपसे पूछ ले कि समानता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में इनका उल्लेख है, तो ध्यान में रखना दोस्तों 14 और 4 18 मत कर देना, टोटल कितने हैं ये 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। फिर इस से ध्यान में क्या रखना दोस्तों, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 18 के बाद आ जाएगी 19 और 19 से लेकर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 22। अनुच्छेद कितने हो गए, 19, 20, 21 और 22। तो 5 के बाद ध्यान रखना दोस्तों 4। फिर आ जाओ शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या ध्यान में रखना दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान में रखना है शोषण के विरुद्ध है, न कि शोषण का। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है, वो जल्दबाजी में शोषण का अधिकार समझ जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है प्यारे दोस्तों, किसके विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध। इसमें है दोस्तों ध्यान में रखना अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। कितने आर्टिकल हुए, तो प्यारे दोस्तों ये कुल कितने आर्टिकल हुए, 2। ठीक दोस्तों, फिर आ जाओ ध से ध्यान रखना दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्यारे दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक ध्यान में रखना है, 25 से 28। कुल कितने हुए, 25, 26, 27 और 28, 4। फिर आ जाओ दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद ध्यान में रखना दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30। कुल कितने हो गए दोस्तों, 2। फिर 31 को अपन ने देख लिया। से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको दोस्तों समझना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद एक ही है दोस्तों 32। ये लो जी 32। तो देखना दोस्तों कैसे ध्यान में रख, 1 2 ठीक, और 2 और 2 क्या हो गए, 4। 2 और 2 के बीच में क्या है, 4, और फिर 4 और फिर एक और 4 और फिर 5। तो 5 एक बार आया है, सबसे नीचे 1 आया है, और 1 के नीचे 2 और 2 के बीच को छोड़कर फिर ऊपर 2। तो 2 और 2 के बीच में 4 हो गए, और फिर 2 और 2 के ऊपर भी 4 हो गए। ऐसे ध्यान रखना, 2 और 2 के बीच में 4 और 2 और 2 के ऊपर 4 और फिर 5। एक बार वापस, से समानता का अधिकार, आधे वाले से स्वतंत्रता का अधिकार। फिर ये इसको इस तरह भी ध्यान से रख सकते हैं, से नीचे भी से 4 हो गए, कुल 6। और इन सभी से का क्या कर देना अपने को दोस्तों, शोध। सभी से का क्या कर देना है, शोध। इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। और पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान में रखना BR अम्बेडकर साहब ने, यानी भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे क्या कहा दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा कहा दोस्तों। इन्होंने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा।
क्या कहा दोस्तों, संविधान की से आत्मा का कौन से अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या कौन से आर्टिकल को कहा आप लोगों से पूछ ले एग्जाम में कि कौन से अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा दोस्तों, आत्मा कहा है। तो ये है आपके कौन सा दोस्तों, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जिसका क्या है उल्लेख है। ये दोस्तों 6 प्रकार का, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको। देखो दोस्तों, आप लोगों से पूछ ले कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख, क्या पूछ ले दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल्स में है, कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अनुच्छेद आपको क्या ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक बहुत सारी ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो डायरेक्ट समानता के अधिकार से पढ़ाते हैं या बताती किताबें कि 14 से 18 वहीं से, तो बहुत सारे बच्चे आर्टिकल 14 से ही समझ जाते हैं, 14 से लेकर 32 तक ही समझते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग संख्या 3 में है, और भाग संख्या 3 के अलावा कौन कौन से आर्टिकल्स में हैं, तो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख आप लोगों को स्पष्ट ध्यान में रखना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी किताबें हैं, अनुच्छेद आपके एक तो अनुच्छेद 12 और एक आप लोगों के अनुच्छेद 13 को कम बच्चे कम समझ पाते हैं और किताबें भी कम समझाती है, बहुत सारे टीचर भी इसको छोड़ देते हैं। तो अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 को भी मैं चाहता हूँ कि एक बार ध्यान से समझ ले दोस्तों। अपनी अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप इसको ध्यान से समझें कि क्या कहना चाहता है अनुच्छेद 12। ध्यान में रखना दोस्तों, अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ध्यान में रखना दोस्तों, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 12। अब आपको ध्यान में रखना दोस्तों, या आप लोग सोच रहे होंगे ये राज्य क्या होता है, तो राज्य को एक बार समझ लेना। राज्य का अर्थ हुआ कि वह कुछ भी ऐसी, कोई भी ऐसी संस्था हो जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है, या राज्य सरकार की कोई भी इकाई हो, वो सभी राज्य की श्रेणी में शामिल होती हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि क्या प्राइवेट विद्यालय राज्य की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप कोई प्राइवेट विद्यालय खोल रहे हो तो उसके लिए सरकार से आप अनुदान के माध्यम से सस्ती दरों से ज़मीन खरीदते हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आप विद्यालय खोलना चाहते हैं, सरकार आपको अनुदान दे रही है, तो वो भी आपके राज्य के अंदर शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन कहते हैं कि BCCI, अभी कोर्ट में BCCI वाला मामला चल भी रहा है कि एक बार BCCI ने मना कर दिया कि हम सूचना के अधिकार जो RTI है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई आप राज्य शब्द की परिभाषा में आते हो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, क्योंकि आप भारत सरकार से आप अनुदान ले रहे हो, तो आपको सूचना के अधिकार के तहत आपको सूचना देनी पड़ेगी। तो BCCI ने मना कर दिया था, लेकिन वो मामला फ़िलहाल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अगर फिर काफ़ी मामला लंबा उठा था कि आप क्रिकेटरों को जब क्रिकेट खिलाते हैं तो कौन से मैदान में खिलाते हैं, भारत सरकार के मैदान में खिलाते हैं, तो आप राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो सरकार से अनुदान प्राप्त है, ये सरकार की संस्थाएं, वो सभी राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित होती है दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे अनुच्छेद किसकी दोस्तों, अनुच्छेद अपन बात करेंगे 13 की। अनुच्छेद 13 क्या कहना चाहता है, थोड़ा ध्यान से दोस्तों समझना। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद
13 अनुच्छेद, 13वें नंबर का जो अनुच्छेद है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे? ये जो 13वें नंबर का अनुच्छेद है ये न्यायपालिका जो अपनी है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की क्या देता है? न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की ये क्या प्रदान करता है दोस्तों, प्यारे दोस्तों? शक्ति प्रदान करता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना दोस्तों, अनुच्छेद 13 को ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, अगर मैं अनुच्छेद 13 की बात करूं तो एक तो अनुच्छेद 13 फर्स्ट है, एक अनुच्छेद 13 सेकंड है। पहले इन दोनों अनुच्छेदों को आप समझ लेना, फिर अपन बात करेंगे अनुच्छेद 13 थर्ड पे, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद 13 फोर्थ पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक की बात एक बार फिर, मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, न कि 14 से लेकर 32 तक। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा है। राज्य में क्या आते हैं? तो राज्य में वो सभी संस्थाएं जो राज्य सरकार से तात्पर्य मतलब केंद्र सरकार से या भारत सरकार से कोई भी अनुदान प्राप्त कर रही है, वो सभी संस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों? राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होती है दोस्तों। फिर उसके बाद अपन बात कर रहे थे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है वो अपन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 13, हालांकि ध्यान में ये रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि अनुच्छेद 13 में ये नहीं लिखा हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका को शक्ति दी गई है, ऐसा कोई उल्लेखित नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 13 की ऐसी भावनाएं हैं, अभी अपन आगे ध्यान से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि फिर अनुच्छेद 13 है क्या? तो अनुच्छेद 13 को मैं आगे चलकर वो सरल भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 13 क्या बताना चाहता है। अनुच्छेद 13 ये कहना चाह रहा है कि जो संसद या राज्य का विधानमंडल या भारत की संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया, ऐसी कोई विधि या लॉ आई या ऐसी कोई प्रथा है जो भारतीय संविधान से पहले की है या पहले का कोई लॉ है, संविधान निर्माण से पहले की कोई प्रथा है या पहले का कोई लॉ है, विधि है। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझना ध्यान से। तो अगर वो विधि, लॉ या प्रथा भारत के संविधान का कई उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी प्रथा को, ऐसी विधि को, ऐसे लॉ को न्यायपालिका समाप्त कर सकती है। ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर अच्छा, यही अनुच्छेद 13 में नहीं लिखा हुआ, और भी कुछ बातें हैं जो ध्यान से समझना। इसके अलावा संविधान, ये तो थी संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि हो या प्रथा हो। अब बात करूंगा संविधान निर्माण के बाद भी भारत की संसद ने या राज्य विधानमंडल ने ऐसी कोई विधि या लॉ का निर्माण किया है, अधिनियम रूल्स ऐसा कोई बनाया है जो भारत के संविधान का उल्लंघन करे, ऐसी विधि को, ऐसे लॉ को न्यायपालिका समाप्त कर सकती है। ये है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इस ऐसे शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 13 में है नहीं, लेकिन अपन आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 13 की यह भावना है। आगे समझना दोस्तों, अनुच्छेद 13 फर्स्ट क्या कहता है, इसका अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों। मैं एक एक अनुच्छेद को खोल कर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एक एक अनुच्छेद को मैं ध्यान से खोल के बताना चाह रहा हूँ। आप लोग सभी इसको ध्यान से, इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, आधा अधूरा इसको मत छोड़ना, पूरा देखना, आपको और मज़ा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलो दोस्तों, अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 13 फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13 फर्स्ट क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना दोस्तों प्यारे मित्रों। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान निर्माण से पूर्व
संविधान निर्माण से पूर्व की कोई विधि या ऐसी कोई प्रथा जो संविधान का उल्लंघन कर रही है, ऐसी कोई प्रथा या ऐसी कोई विधि जो संविधान का क्या कर रही है, उल्लंघन, और वो विधि संविधान निर्माण से क्या है, पूर्व की है। तो ऐसी विधि को कर रही है, तो ऐसी विधि को न्यायपालिका शून्य लिख सकते हो आप, इसे शून्य कर सकती है। दोस्तों इसको ध्यान से देखना। अच्छा, एक बात आप लोगों को समझ में ये नहीं आ रही होगी कि ये सर क्या बोल रहे हैं कि संविधान निर्माण से पूर्व की कोई विधि, यानी संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि से अपना क्या लेना देना है, लेना देना। दोस्तों आप ध्यान से देखना, ऐसी विधि है, ऐसी कई लॉ, नियम, रूल्स, प्रथाएं हैं जो अंग्रेज़ों के समय बने हैं। ऐसी प्रथाएं, ऐसे रूल्स, नियम जो अंग्रेज़ों के समय थे, उनको हूबहू अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, आज़ादी के बाद भी अपने देश में अपन ने लागू किया है। लेकिन ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई प्रथा जो वर्तमान का जो अपना संविधान जो बना था, उस संविधान का को उल्लंघन कर रही है, तो न्यायपालिका इसी विधि को शून्य कर सकती है या समाप्त कर सकती है। ऐसा उल्लेखित कहाँ है दोस्तों, अनुच्छेद 13 फर्स्ट में। जैसा कि अपन ने पहले ही बात की थी कि अनुच्छेद 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अपन ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की भावनाएं हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द है नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन ये है दोस्तों कि भारत की संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने ऐसी कोई विधि बना दी, ऐसा कोई लॉ ले आई, निर्माण कर दिया जो अपने संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी विधि को न्यायपालिका समाप्त कर सकती है। ये अपन ने पढ़ा था दोस्तों। इसी कड़ी में अपन ने अनुच्छेद 13 फर्स्ट पढ़ा है। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 13 सेकंड। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। अनुच्छेद 13 सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 13 सेकंड को ध्यान से देखना। अनुच्छेद 13 ये सेकंड ये कह रहा है कि ऐसी विधि जो संविधान निर्माण के बाद बनी है, ऐसी विधि जो संविधान निर्माण के बाद बनी है, वह विधि संविधान का उल्लंघन कर रही है। वह विधि संविधान का क्या कर रही है? उल्लंघन कर रही है। तो न्यायपालिका ऐसी विधि को शून्य कर सकती है। दोस्तों न्यायपालिका ऐसी विधि को क्या कर सकती है प्यारे दोस्तों? शून्य कर सकती है। तो ये अपन ने पढ़ा दूसरे नंबर का, यानी कि अनुच्छेद 13(2). दोस्तों ध्यान से देखना, अनुच्छेद 13(2), ऐसी विधि जो संविधान निर्माण के बाद बनी है, वह विधि अगर संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो न्यायपालिका ऐसी विधि को क्या कर सकती है प्यारे दोस्तों? शून्य कर सकती है। क्या कर सकती है? शून्य। ध्यान से देखना इसको। तो इससे पहले
आर्टिकल 13 फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा कि ऐसी विधि लो ऐसी प्रथाएं जो संविधान निर्माण से पहले की और वर्तमान में चली आ रही है, अगर ऐसी प्रथाएं, ऐसी विधि, ऐसे रूल्स जो है वो मूल संविधान जो अभी वर्तमान का जो संविधान है उसका कहीं ना कहीं अगर उल्लंघन कर रही है तो न्यायपालिका उसे समाप्त कर सकती है, शून्य कर सकती है। 13 फर्स्ट हो गया, 13 सेकंड अपन ने ध्यान से देख लिया दोस्तों। फिर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 13 थर्ड की। चलो दोस्तों अब देखना अनुच्छेद 13 थर्ड क्या कहना चाहता है। देखना दोस्तों अनुच्छेद 13 थर्ड, अनुच्छेद 13 थर्ड, इसको ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 13 थर्ड क्या है तो यह अनुच्छेद विधि शब्द को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद किसको परिभाषित कर रहा प्यारे दोस्तों? यह अनुच्छेद विधि शब्द को परिभाषित करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों विधि, यह अनुच्छेद विधि शब्द को क्या कर रहा है? परिभाषित। विधि लो है क्या? तो दोस्तों ध्यान में रखना विधि क्या है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। विधि संसद के द्वारा बनाया गया कानून। नंबर 1, संसद के द्वारा बनाया गया कानून किसके अंतर्गत शामिल है दोस्तों? विधि में। नंबर 2 क्या दोस्तों समझना? पहला है संसद के द्वारा बनाया गया कानून, विधि के अंतर्गत शामिल है। नंबर 2 अध्यादेश। ध्यान से समझना दोस्तों। आर्टिकल यहाँ थोड़ा नोट बना के लिखा रहा हूँ। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 और एक और अनुच्छेद आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति, और यहाँ पर क्या ध्यान में रखना दोस्तों? राज्यपाल। दोस्तों क्या ध्यान में रखोगे? एक अपने भारत के राष्ट्रपति के पास कितने पैसे हैं? 123 पैसे, 123 रुपये उनके पास है। और राज्यपाल जी, थोड़े ये ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक से समझना। भारत के राष्ट्रपति के पास जेब में कितने रुपए हैं? 123 रुपये। और 123 रुपये का वो क्या देता है? अध्यादेश। अध्यादेश से देखो एक शब्द निकल के आ रहा, आदेश, आदेश, अध्यादेश, आदेश। तो 123 रुपये का वो क्या देता है? आदेश देता है। ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से। और फिर अपन ये समझेंगे कि 123 को तो अपन ध्यान में रख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। राज्यपाल का अनुच्छेद है 213, इसको कैसे समझेंगे? राज्यपाल जी एक छोटे से लड़के हैं, इनसे इनका पद छोटा है, छोटे लड़के गलती कर गए और ये 123 की जगह क्या बोल गए? 2 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए और बोल गए 213 दोस्तों। तो इससे अपन ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ तक अपन ने समझा दोस्तों। आगे ध्यान से देखना दोस्तों, अध्यादेश क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। थोड़ा सा ओरली इसको समझा देता हूँ। अध्यादेश संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है या राज्य में राज्य के विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो केंद्र में संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय अचानक देश में किसी कानून की आवश्यकता आन पड़ती है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अगले संसद के सत्र चलेंगे तब तक के लिए एक अध्यादेश जारी करता है। वो कानून का, लॉ का काम करता है दोस्तों, ध्यान में रखना आपको। और जैसे ही संसद का अगला सत्र चले उससे लेकर आगे आपके 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद उसे पारित कर देती है तो वो कानून है, बाकी अन्यथा वो रद्द हो जाता है दोस्तों। फिर ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर राज्यों में देखेंगे नीचे के स्तर पे कि राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा, राज्य में अचानक कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्यपाल जी आपके क्या ले आते हैं? अध्यादेश लेकर आते हैं
और वही वापस जब राज्य विधानमंडल का सत्र चलता है 6 माह के भीतर भीतर, तब आपके 6 सप्ताह के अंतर्गत उसे क्या करना होता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित करना पड़ता है। अगर राज्य विधानमंडल पारित नहीं करता है तो वो रद्द हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलो दोस्तों, तो ये है आपके अध्यादेश के बारे में। अपन ने वही अध्यादेश आप मान सकते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश जो कानून का कार्य करता है। फिर उसके बाद दोस्तों परिपत्र, भारत सरकार ने ऐसा कोई परिपत्र जारी किया है, फिर भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया है, विनियम बनाया है, ऐसा कोई रूल्स बनाया है, या फिर उसके बाद अपन ध्यान में रख सकते हैं अध्यादेश हो गया, आपके परिपत्र हो गया, या 5वें नंबर पर अपन ध्यान में रख सकते हैं प्रथा। तो ये सभी चीज़ें जो 1 2 3 4 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आपकी किस में शामिल है दोस्तों, विधि या लॉ के अंतर्गत शामिल होती है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 13 ये कह रहा है कि विधि क्या है, विधि को इसमें परिभाषित किया गया। तो एक बार आप लोगों को किताबों के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि विधि होता क्या है, या मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से और समझा देता हूँ। विधि क्या दोस्तों, संसद के द्वारा बनाया गया कानून विधि है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधि है, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र विधि है, राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम रूल्स जो वगैरह है ये विधि के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऐसी कोई प्रथाएं जो चली आ रही हैं वो प्रथाएं भी विधि के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये है विधि। लेकिन इससे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि ऐसी कोई विधि जो भारत के संविधान से निर्माण से पहले की है और संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो आर्टिकल 13 फर्स्ट के तहत उसे न्यायपालिका शून्य रद्द कर सकती है। आर्टिकल 13 सेकंड में अपन ने ये पढ़ा था, ऐसी कोई विधि या ऐसी कोई प्रथा जो संविधान निर्माण के बाद की है और वो मूल या अपने संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के तहत न्यायपालिका उसे समाप्त कर सकती है। फिर आर्टिकल 13(3) में अपन ने ये पढ़ा कि यह अनुच्छेद विधि शब्द को परिभाषित करता है। अच्छा, इसको समझने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात, आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या बात है अब जो बताने जा रहा हूँ कि विधि के अंतर्गत क्या है, मैं आपको क्या क्या आता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12, 13, 32, 155, कुछ भी ऑप्शन दे दे एग्जामिनर, तो सिंपल सा है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किसको परिभाषित किया है, विधि को परिभाषित किया। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है प्यारे दोस्तों कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 13 फर्स्ट में, 13 सेकंड में, 13 फोर्थ में, 13 थर्ड में, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड, तो 13 थर्ड आंसर सही होगा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो सकता है। चलो, एक इम्पोर्टेंट थोड़ा तथ्य है, फैक्ट है, वो ध्यान में रखना दोस्तों। 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्या कहना चाहता है, क्या बताना जा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से। 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। इस संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और उस अनुच्छेद का नाम है प्यारे दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13(4). कौन सा अनुच्छेद जोड़ा दोस्तों, अनुच्छेद 13(4). और इस अनुच्छेद 13(4) में क्या लिखा गया कि संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि, संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि
अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं। अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 13(3) क्या कह रहा है, यह विधि शब्द को परिभाषित कर रहा है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो भी विधि शब्द के अंतर्गत शामिल होती है उनको न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के तहत शून्य समाप्त कर सकती है, लेकिन विधि शब्द के अंतर्गत या विधि शब्द में शामिल संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि या संविधान संशोधन शामिल नहीं है। अतः संविधान संशोधन के माध्यम से जो विधि बनाई गई है उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों यह है 24वां संविधान संशोधन 1971। ये ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ध्यान में रखना है कि थोड़ी सी एक चीज़ और ध्यान में रखनी दोस्तों कि 24वें संविधान संशोधन 1971 ये किस प्रधानमंत्री के समय हुआ है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ दोस्तों। किस प्रधानमंत्री के समय हुआ है, इंदिरा गांधी के समय। और 24वें संविधान संशोधन की एक और ख़ास बात क्या है, वो क्या ध्यान में रखनी दोस्तों, इसकी एक ख़ास बात यह है प्यारे दोस्तों कि इसी संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, ध्यान में रखना दोस्तों, एक और ख़ास बात क्या है, राष्ट्रपति को, मैं एक डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान में रखना दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर क्या करने दोस्तों, हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया गया, बाध्य। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। किस संविधान संशोधन से, 1971 में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान ये भी किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। देख लो दोस्तों, इससे ये ज्ञात हो रहा है कि इंदिरा गांधी कितनी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए कितनी शक्तिशाली रही होगी। इन्होंने कितनी शक्तियों का उपयोग किया है कि राष्ट्रपति को भी उन्होंने बाध्यकारी कर दिया। तो यहाँ तक समझ रहे हैं दोस्तों, अपन ने आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4) भी देख लिया। 13(4) में क्या है, संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। अगर आप लोगों से पूछ ले, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाए कि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द में क्या क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है, तो संविधान संशोधन द्वारा की गई विधि इसमें शामिल नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाल ही में 99वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। और ये 99वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 2015 में। ध्यान से देखना, 99वां संविधान संशोधन 2015। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों। जो 99वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने, किसने दोस्तों, न्यायपालिका ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। 99वें संविधान संशोधन जो लोकसभा से पारित हो गया,
राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, उसके बावजूद न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के तहत इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सर पढ़ा रहे अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि को अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, अर्थात ये विधि शब्द में शामिल नहीं है, अतः इसे न्यायपालिका रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो रद्द हो गया। इसको इस जो आपके कंफ्यूज जो है इसको समझने के लिए आगे जो एक फैक्ट दिखा रहा हूँ उसको समझना आपको बहुत ही क्या है दोस्तों ज़रूरी। समझना दोस्तों क्या फैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये अपन यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। अपन ये जो फैक्ट बताने जा रहे हैं वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आया एक 1973 का वाद है 1973। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों ये वाद वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है उसे ये वाद मालूम नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान अभी उसके पास क्या है दोस्तों, थोड़ा मान सकता हूँ, आप लोग नाराज मत होना, अधूरा हो सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 का है, इस वाद में क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद को ध्यान से देखना। ये वाद ये कहना चाहता है कि क्या कहना चाहता है कि अगर ऐसी कोई विधि या संविधान संशोधन विधि जो संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या करे दोस्तों, उल्लंघन। ऐसी कोई विधि, संविधान संशोधन विधि जो संविधान के आधारभूत ढांचे को यानी संविधान की जो भावनाएं हैं, मूलभूत भावनाएं हैं, आधारभूत जो ढांचा है उसका अगर कोई संविधान संशोधन विधि, ऐसी विधि जो उस आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रही है तो ऐसी विधि को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। अर्थात दोस्तों संविधान संशोधन को यहाँ मैंने आपको बताया आर्टिकल 13(4) में कि संविधान संशोधन विधेयक जो या संविधान संशोधन के माध्यम से जो विधि बनाई गई है वो आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल नहीं है, अतः न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे समाप्त नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आया और इस निर्णय के तहत संविधान संशोधन जो विधि है, इस संविधान संशोधन विधि के तहत अगर संविधान में ऐसा संशोधन हुआ जो संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी विधि को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या न्यायपालिका ऐसी विधि को रद्द कर सकती है। दोस्तों ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इस वाद के तहत ऐसा प्रावधान किया गया दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अपना आर्टिकल 13 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अपन इसी कड़ी में आर्टिकल 13 को अपन ने पूरा पढ़ लिया मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन अध्ययन करेंगे आर्टिकल जो आपके आगे वक्त के आर्टिकल आगे के जो अनुच्छेद है, अभी अपन ने 12 और 13 का अध्ययन किया है। अब अपन मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे और अपन बात कर रहे हैं पहला मौलिक अधिकार है जो आपका समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत अपन ने देखा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल आपके है 14 से लेकर 18, टोटल कितने आ गए प्यारे दोस्तों, 5। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। अनुच्छेद 14 जैसे ही मैंने बोला अनुच्छेद 14
और आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही है, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं विधि के समक्ष समानता। क्या सोच रहे हैं? विधि के समक्ष समानता। तो प्यारे दोस्तों ध्यान में रखना है, आर्टिकल 14 केवल एक ही बात नहीं कर रहा है, आर्टिकल 14 दो बातें कर रहा है और वो दो बातें आप लोगों को ध्यान से समझनी होगी। एक बात तो ये है कि विधि के समक्ष क्या है? समानता। और दूसरी बात क्या कर रहा है आर्टिकल 14, वो थोड़ा ध्यान से समझना, विधियों का या कानून का, विधियों का या अपन मैं यहाँ पर कानून भी लिख सकता हूँ, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण। यहाँ तो आ रही है दोस्तों विधि के समक्ष समानता, और यहाँ क्या तथ्य आ रहा है? विधि का समान संरक्षण। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान तो अपन ने कौन से देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन। ये ध्यान में रखना। और दूसरा तथ्य क्या ध्यान में रखना प्यारे दोस्तों, विधियों का समान संरक्षण ये अपन ने कहाँ से लिया है? तो ये अपन ने लिया दोस्तों अमेरिका। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई। इसी कड़ी में अपन अध्ययन नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बात की है इसके बारे में। अच्छे हमारी जो क्लासें हम आपके लिए जो यहाँ ऑनलाइन या जो ये प्लेटफॉर्म पे अपन हम लोग आप लोगों को देना जा रहे हैं, इसको आप बेहतर से बेहतर तरीके से और आगे शेयर करें। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।